हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमने अपनी बीएनएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 में हमने सेक्शन 33 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना प्राइवेट डिफेंस का स्टार्ट करने वाले, प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन स्टार्ट करने वाले, जो हमारे 34 से और 44 तक जाते हैं। प्राइवेट डिफेंस को आज हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि प्राइवेट डिफेंस कब, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है और किन कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस आप किसी के सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। ये सब आज हम अपने इसी क्लास में डील करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ, ये क्लास आपके हर फील्ड में आपके काम आएगी। एपीओ, एलएलबी, जुडिशियरी या कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम जहाँ बीएनएस आती है, वहाँ आपको ये क्लास फ्रूटफुल रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का सेक्शन 34 यानी प्राइवेट डिफेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 34। देखिए, 34 जो हमारा सेक्शन है, यानी जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। आपको ये चैप्टर अब आप पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं है, इसका ही है पार्ट है, चैप्टर 3 का ही पार्ट है। सेक्शन 34 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपको समझने में भी आपको ये अच्छा लगे, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, पहले हम प्राइवेट डिफेंस समझ लेते हैं। प्राइवेट डिफेंस हमें दो कंडीशन में मिलता है। पहला, हमारी बॉडी के अगेंस्ट, दूसरा हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारी बॉडी पर हमें, जैसे कि बहुत सारे अटैक होते हैं, हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है या एसिड अटैक कर रहा है या कुछ भी ऐसा जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचना है, यानी हम इंजर्ड हो जाएंगे, हमें ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, डेथ तक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास राइट होता है किस चीज़ का, प्राइवेट डिफेंस का। उसमें हम सामने वाले, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको अधिकार है सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। उसके बारे में हम आज अभी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। देखिए, अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, यानी हमारी प्रॉपर्टी को जलाना चाह रहा है, लूट करना चाह रहा है, या किसी भी ऐसी इस तरह से हार्म करना चाह रहा है जिससे हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, तो उन कंडीशन में भी हमें उस व्यक्ति को रोकने का, यानी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का प्रॉपर अधिकार है। अब चलिए हम इन सेक्शंस को डील कर लेते हैं। देखिए, पहला जो सेक्शन हमारा प्राइवेट डिफेंस में बैठता है वो हमारा 34 है। ये क्या कहता है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। क्या चीज़, क्या कहना चाहता है 34, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, यानी क्या चीज़ प्राइवेट डिफेंस में आती हैं। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। यानी अगर आप अपनी सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे दूसरे को हार्म हो रहा है, पर वो हार्म आपने तब दिया जब आप खुद उस परेशानी में थे, यानी सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये आपका सेक्शन 34 कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन हमारा 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, मैंने अभी बताया था कि किस चीज़ के बारे में बात करता है ये आपका प्राइवेट डिफेंस, किस चीज़ के, बॉडी एंड प्रॉपर्टी। यानी आपको किस चीज़ में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला है, अपनी बॉडी के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए। अब कैसे, इसको पढ़ लीजिए। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट। देखिए, यहाँ पे किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही, जो बात हो रही है वो एवरी पर्सन, यानी हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आपको कोई जेंडर नहीं दिया गया है कि ये सिर्फ मेल के पास राइट्स है या ये सिर्फ फीमेल के पास है। ये एवरी पर्सन को राइट है। किस चीज़ का, सब्जेक्ट टू रिएक्शन रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 37 टू डिफाइन।
यानी इसमें क्या कहता है, धारा 37 में अंतर्विष्टन नियमों के अधीन रहते हुए व्यक्ति को यानी जो धारा 37 है, 37 को छोड़कर उससे अलावा यहाँ पे क्या है, उन सब चीज़ों को दिया गया है जिनमें आपको किसका अधिकार मिला है, आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला है। अब सेक्शन 37 क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में डील करने वाले हैं। पहले हम 35 को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट इन्होंने जो हमारा 35 का क्लॉज ए है वो क्या बताता है, हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। देखिए इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑन बॉडी यानी अपनी बॉडी या बॉडी ऑफ अदर पर्सन, यानी अगर आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा में या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा में, यहाँ पे आपको सिर्फ यही नहीं कहा गया कि आपको जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है सिर्फ अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए नहीं, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसकी रक्षा के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखते हैं। अगेंस्ट एनी ऑफेंस इफेक्टिंग इन ह्यूमन बॉडी, यानी आप मानव शरीर पर प्रभाव डालने के लिए किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर प्रतिरक्षा का अधिकार है। 35 का क्लोज ये कहता है कि देखिए जो प्राइवेट डिफेंस का आपको राइट मिला है वो सिर्फ आपको अपने बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की बॉडी, यानी अगर आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार रहा है और आप उसे बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं तो ये भी राइट आपको मिला हुआ है। यहाँ सिर्फ अपनी बॉडी की बात नहीं है, इसलिए कीवर्ड है। आप नोट्स बना रहे हैं तो देखिए नोट्स में पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस आपको किन कंडीशन में मिला है और किसके लिए, क्या सिर्फ अपनी बॉडी के लिए, नहीं, ये आपको अपनी बॉडी के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी के लिए, दोनों के लिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोज बी, हमें क्या कहता है, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। अब प्रॉपर्टी चाहे कैसी भी हो, मूवेबल हो या इमूवेबल, इसमें भी ये नहीं है कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस है या इमूवेबल के लिए, दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला हुआ है। आगे आइए देखिए, पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज ऑफेंस फाइलिंग अंडर द डेफिनेशन इन थेफ्ट, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन करते चलिए, थेफ्ट रॉबरी, यानी किन कंडीशन में, थेफ्ट हो, रॉबरी हो, मिसचीफ हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो, इन सभी कंडीशन में आपको किस चीज़ का मिला हुआ अधिकार, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला हुआ है। विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी और मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये आपको इसमें कहना चाहता है कि चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला कोई भी अपराध जो चोरी, लूट या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न करता है, चाहे संपत्ति अन्य व्यक्ति की हो, चाहे संपत्ति आपकी हो या अचल हो या चलो, यानी इसमें ये नहीं है कि संपत्ति अगर आप ही की है तो ही आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, नहीं, अगर इन श्रेणी में कोई अपराध आता है, थेफ्ट हुआ, रॉबरी हुआ, मिसचीफ हुआ या क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई भी अपराध हो रहा है चाहे वो आपकी अपनी संपत्ति के लिए या किसी और की संपत्ति के, तो आपको उन सभी कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया जाएगा। अभी हमने यही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें प्राइवेट डिफेंस के राइट कब मिलते हैं, तो देखिए प्राइवेट डिफेंस के राइट हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सामने वाले यानी अनदर पर्सन के लिए भी, चाहे वो उसकी बॉडी से रिलेटेड है चाहे वो उसकी संपत्ति से रिलेटेड है, दोनों ही कंडीशन में हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला हुआ है। आई होप आपको सेक्शन 35 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, अनसाउंड माइंड। अब ये क्या आपको क्या बताना चाहता है, ऐसा व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। देखिए इसे बियर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ने से पहले हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आप समझिए कि एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अभी हम इसे बियर एक्ट की भी लैंग्वेज देखेंगे पर आप इसे इजी में समझिए क्योंकि हमारा यहाँ बीएनएस पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ बियर एक्ट डील करना नहीं है बल्कि एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ना हमारा मोटिव है जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमें सारे सेक्शन क्या बताना चाहते हैं। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर डील कर रहे हैं।
सेक्शन 36 हमसे कहता है कि किसी अनसाउंड व्यक्ति के अगेंस्ट। अब देखिए, एक व्यक्ति अनसाउंड है, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई अनसाउंड व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अगर वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके पास तो अपना क्या है, अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो क्या ऐसी कंडीशन में क्या हमारा उस व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उस अपराध की सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। बट हमें हमें ये राइट इसी तरह से मिलेगा कि जैसे व्यक्ति हमें एक मान लीजिए कोई बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है और वो हम पे अटैक कर रहा है, हमें जिस तरह से वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, वैसे हमें एक अनसाउंड माइंड व्यक्ति के खिलाफ भी वही अधिकार है जो हमें एक नॉर्मल व्यक्ति के तरीके से मिलता है। यानी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हम पर अटैक करता है और हम अपना प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम अनसाउंड के खिलाफ भी अपना अधिकार यूज़ कर सकते हैं। अब इसको वेयर एक्ट में क्या दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। आई होप अब तक आपको सेक्शन 36 आराम से क्लियर हो गया होगा। पढ़िए। व्हेन एन एक्ट विच वुड otherwise be a creation of a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of mutiny of understanding, the unsound of the mind, of the intoxication of the person doing act। देखिए इन्होंने किस किस चीज़ को बताया? अनसाउंड माइंड, इंपॉर्टेंट वर्ड आपका अनसाउंड माइंड हो गया। दूसरा है आपका इंटॉक्सिकेशन। बेटा ये सब चीज़ें आपके कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको इसी तरह से नोट्स में बनाओगे, देखिए इसके 3 ही कीवर्ड हैं। एक तो मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से आप इसको इतना हाईलाइट कीजिए। आप अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो इसमें 1 2 3 यानी 3 कंडीशन डालिए, यानी किन किन व्यक्तियों के खिलाफ कौन कौन होते हैं ऐसे जो अनसाउंड में आते हैं। मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। दूसरा अनसाउंड माइंड, वो चित्त विकृत है यानी वो पागल है, इनसेन है। तीसरा इंटॉक्सिकेशन यानी वो नशे की हालत में। तो ये तीनों कौन व्यक्ति माने जाते हैं? ये तीनों ही माने जाते हैं अनसाउंड व्यक्ति। यानी अनसाउंड माइंड में कौन कौन आता है? जिसके पास मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, अनसाउंड ऑफ माइंड यानी वो चित्त विकृत है, वो पागल है, या इंटॉक्सिकेशन यानी वो किसमें? नशे की हालत में। ऑफ द पर्सन डूइंग एक्ट, और ऐसा कोई व्यक्ति क्या करता है? एक्ट करता है, कैसा भी एक्ट करता है, यानी वो आप पे कोई हमला करता है, कोई किसी भी तरह का। और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकॉन्सेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्सन, एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट। यहाँ से इसको अंडरलाइन कीजिए, एवरी पर्सन, यहाँ पे भी कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि हाँ ये किसी जेंडर के लिए, यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन, यानी एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच ही वुड हैव इफ ही एक्ट वर दैट ऑफेंस। आपको इन्होंने सीधे सीधे बताया कि चाहे कोई व्यक्ति चित्त विकृत है, मत्ता के कारण है, उस व्यक्ति को भ्रम के कारण उसका तो कोई किया हुआ अपराध क्या है? अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ये राइट है, क्योंकि हमें हमारे कानून ने सेक्शन 24 हमें क्या कहता है? सेक्शन 24 हमें इसी के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड है, इंटॉक्सिकेशन है, तो उसके द्वारा किया गया क्या अपराध है? वो अपराध नहीं माना जाता। तो अगर फिर भी यहाँ पे उसके द्वारा तो किया गया अपराध नहीं है, बट एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट हर व्यक्ति अपने लिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एक्ट, यानी जो एक्ट वो कर रहा है। इसको हाईलाइट कीजिए और अपना पॉइंट में लिखिए, यानी वो जो भी एक्ट कर रहा है, विच वुड इफ ही एक्ट वर दैट ऑफेंस, यानी जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। मतलब ये क्या कहता है कि देखिए ये सीधे सीधे जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको जान से मारने, यानी जिससे आपकी बॉडी या आपकी प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान पहुंचने वाला है कि जो ग्रीवियस हर्ट या डेथ तक कॉज हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है,
उसे तो अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन या मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, बट आपके पास फिर भी उसके खिलाफ यानी अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को बचाने का सेम वही राइट होगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन आपकी बॉडी या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, उस टाइम आपको वो राइट मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। इसका इलस्ट्रेशन ए उसे एक बार देख लीजिए क्योंकि इलस्ट्रेशन ए इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये क्या कहता है, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कैसा पर्सन है वो, अनसाउंड माइंड है। अटेम्प्ट टू किल ए, क्या करता है वो, अटेम्प्ट करता है कि ए को मारने का। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, यानी जेड क्या हो गया, जेड तो किसी ऑफेंस का गिल्टी नहीं होगा क्योंकि वो किस तरह का व्यक्ति है, वो तो एक अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, तो उसने तो कोई अपराध नहीं किया। बट ए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यानी ए कैसे रखता है, सेम राइट रखता है किस चीज़ का, प्राइवेट डिफेंस का, विच ही वुड हैव इफ जेड वर्स सेन, यानी अगर जेड क्या था, जेड नॉर्मल व्यक्ति होता, वो उसी तरह से ए क्या रखता है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखता है, किसके खिलाफ, जेड के खिलाफ, जैसे कि जेड एक सामान्य व्यक्ति है। आई होप आपको सेक्शन 36 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, इनसेन है या इंटॉक्सिकेशन है यानी वो नशे में है, अगर वो कोई आपकी बॉडी या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है तो आपके पास अपना प्राइवेट डिफेंस का ऐसे ही अधिकार है जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता है। आई होप आपको सेक्शन 36 अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 37। अब सेक्शन 37 क्या कहता है, अब ये पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। अब तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास प्राइवेट डिफेंस के अधिकार हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि किन कंडीशन में हमारे पास प्राइवेट डिफेंस के अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी आपके पास इन कंडीशन में जो 3 कंडीशन है उनमें आपके पास क्या नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अब ये 3 कंडीशन कैसी हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उनमें लिखिए। देखिए पहला अधिकार तो तब अगर कोई लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है, यानी लोक सेवक कार्य किस चीज़ में कर रहा है, अपनी किसी, अब देखिए लोक सेवक है, एक व्यक्ति लोक सेवक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है यानी वो किसी चोर को पकड़ रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो क्या आपको लगेगा कि वो अरे वो तो सामने वाले व्यक्ति की जान ले लेगा, आप उसको बचाएं, नहीं, वहाँ आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है क्योंकि ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, लोक सेवक के। ये हमें क्या बताता है, ये हमें 37 का क्लोज ए बताता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई लोक सेवक किसके अंडर कर रहा है, किसी दूसरे यानी अपने सीनियर अधिकारी के कहने के अंदर कोई कार्य कर रहा है, सद्भावना पूर्वक कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो वहाँ भी क्या आप सोचेंगे, अगर देखिए किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का आदेश गवर्नमेंट ने दिया यानी आपके कोर्ट ने दिया और वो जाके उसकी प्रॉपर्टी को लोक सेवक तोड़ रहे हैं, तो क्या आप वहाँ जाके उसको रोकेंगे, नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो जो काम कर रहा है वो न्यायानुमत है, किसके अंडर न्यायानुमत है, वो देखिए वो अपने ऑफिसर यानी अपने सीनियर ऑफिसर के अंडर यानी कानून के दायरे में रहकर ही किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, उसमें क्या कहते हैं कि आप जब तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं ले सकते अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है। किस चीज़ का सफिशेंट टाइम है, अगर आप पब्लिक सेवक यानी लोक सेवक की हेल्प लेने का, यानी आपको लग रहा है कि कोई आपको मार देगा बट आप छिपे हुए हैं या कंडीशन ऐसी कि जहाँ से उस व्यक्ति को आप तक पहुँचने में समय लगेगा और आप पुलिस को बुलाकर उस व्यक्ति को अरेस्ट करा सकते हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप खुद उठाएंगे और सामने वाले को मार देंगे, नहीं, वहाँ भी आपको क्या है, आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलता क्योंकि आपके पास सफिशेंट टाइम है किस चीज़ का, कि पब्लिक ऑफिसर को बुलाने का यानी पब्लिक अथॉरिटी को बुलाने का। आप इसको देखिए पढ़ लीजिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। देखिए इन केस इन विच देयर इज द टाइम टू हैव
रिसोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी, यानी आपके पास पूरा टाइम है किस चीज़ का, पब्लिक ऑथोरिटी को बुलाने का। तो क्या ऐसी कंडीशन में आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, गुड फेथ में, यानी अगर कोई पब्लिक ऑफिसर गुड फेथ में कोई कार्य कर रहा है तो क्या आपको उसके अगेंस्ट अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लोक सेवक है, चाहे वो किसी को ग्रीवियस हर्ट क्यों ना पहुंचा रहा हो, क्योंकि उसके पास राइट है, वो किस चीज़ के लिए, वो आप लोगों की ही सुरक्षा के लिए किसी सामने वाले को क्या पहुंचा रहा है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है। यानी एक पुलिस अधिकारी किसी सामने वाले को मार रहा है क्योंकि वो तो चोर है, उसकी ड्यूटी है आप लोगों की रक्षा करनी, तो क्या आप उसे बचाने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन 3 कंडीशन में आप इनको नोट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। इन तीनों ही कंडीशन में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, जो इस सेक्शन का मोटिव है, नो राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। इसको यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जब आप बियर एक्ट पढ़ते हैं, आप हाईलाइट करके रखते हैं, तो आपको पता रहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है और आपको बियर एक्ट पढ़ना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 38। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 38। अब हमारा सेक्शन 38 क्या कहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। देखिए किन कंडीशन में हम सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप हाईलाइट भी कीजिए और अपना जब नोट्स बनाने हैं तो देखिए नोट्स में इनको लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए 1 2 3 इस तरह से। तो आपको क्या होगा, आपके लोग पढ़ने में आपके लिए ही आसानी हो जाएगी। अब सेक्शन 38 क्या कहता है, देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक व्यक्ति को सामने वाले की जान तक लेने का राइट दिया हुआ है। यानी ऐसी कंडीशंस जिनमें आप किसी की जान तक ले सकते हैं, पर वो कंडीशन वही होनी चाहिए जो सेक्शन 38 में दी गई है। ठीक है, यानी हमें सेक्शन 38 में जो बताया गया है, इन्हीं कंडीशन में आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या बताया है, आप पढ़िए। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37। यानी 37 में जो दिया गया है उसको छोड़कर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एनी अदर हार्म टू असाइलेंट। यानी देखिए 37 में जो पॉइंट दिए गए हैं, यानी हमने अभी 37 पढ़ लिया है कि 3 कंडीशन में हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता। उन 3 कंडीशन को छोड़कर उससे अलग अगर कोई वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ, यानी कोई आपको मारने की कोशिश करता है, एनी अदर हार्म ऑफ असाइलेंट, यानी आपको जान से मारने की कोशिश करता है, आपके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आपको पूरी तरह से यानी आपकी जान जा सकती है, तो उन कंडीशन में क्या होगा, तो उन कंडीशन में आपको प्राइवेट डिफेंस का क्या मिलता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की जान तक ले सकते हैं। अब इनमें वो कंडीशन क्या है, आप पढ़ लीजिए। 38 का ए क्या कहता है, यानी 38 का सेक्शन 38 का क्लोज है हमसे क्या कहता है, सच एन असोल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट। यानी ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंकाकारी, तो अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। देखिए इन्होंने सीधे कहा, आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसा हमला सच एन असोल्ट, यानी कोई भी ऐसा हमला जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी जान तक ले सकता है। तो उन कंडीशन में क्या, उन कंडीशन में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है कि आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। यानी कोई आपको जान से मारना चाहता है और अपने आप को बचाने के लिए अगर आप उस व्यक्ति की जान ले लेते हैं, तो क्या ये आपने कोई अपराध किया है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले की जान ली है। सेकेंड, यानी क्लॉज बी हमसे क्या कहता है, सच एन असोल्ट
एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट। सेकंड पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे? सेकंड पॉइंट में ग्रीवियस हर्ट, यानी कोई वो आपको ऐसी इंजरी दे दे, यानी आपका सर फोड़ दे, आपका हाथ पैर तोड़ दे, आपकी बॉडी को इंजर्ड कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट। यानी वो क्या चाहता है? वो आपको क्या चाहता है? ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त आशंका है कि उससे आपकी बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो सकता है या आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है, आप पैरालाइज हो सकते हैं, फुल लाइफ टाइम आपको बेड पे लाइफ झेलनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट में क्या था कि आपको जिसमें आशंका है किसकी? डेथ कॉज होने की। सेकंड, आपको ग्रीवियस हर्ट की, यानी आपकी बॉडी को कोई इस तरह की इंजरी देना चाहता है जिससे आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो इन कंडीशन में आपके पास सामने वाले की जान तक लेने का अधिकार है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमारे बीएनएस या हमारे आईपीसी, अगर देखिए इस सेक्शन को कुछ बच्चों ने मुझसे कल भी कहा था कि आप इन चीज़ों को बीएनएस से आईपीसी से डील करके बताइए। अगर हम आईपीसी में देखते हैं तो हमारा सेक्शन 38 आईपीसी में कहाँ था? हमारा सेक्शन 100 में था, यानी 100 सेक्शन 100 में हमें आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस के राइट दिए थे। अब वो ही चेंज होकर हमारे पास हमारा सेक्शन 38 बीएनएस में आ गया है। अब हम जो भी सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम आईपीसी से डील करते हैं, यानी कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें आपको आईपीसी के भी सेक्शन लर्न रहेंगे और आपको बीएनएस के भी, क्योंकि कुछ बच्चों की यही डिमांड थी कि आप दोनों ही सेक्शन को बता दीजिए। तो ये अगर हमारा सेक्शन 100 आईपीसी से डील करता है और 38 हमारा बीएनएस से। पहला पॉइंट आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 7 खून माफ। ये क्या होता है? सेक्शन 38 यानी बीएनएस का सेक्शन 38 और आईपीसी का सेक्शन 100 लर्न करने का आसान तरीका। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमें कीवर्ड से कि हम डायरेक्ट नहीं याद कर पाते, पर उनके हमें छोटे छोटे की पॉइंट बना लेते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं कि अरे ये किस चीज़ के बारे में। तो ये इसमें हम इसको लिखते हैं 7 खून माफ, जिसमें क्या होता है कि वो 7 कंडीशंस हैं जिनमें आप दूसरे की यानी सामने वाले व्यक्ति की जान तक भी ले सकते हैं, बट आपका कोई वहाँ पे अपराध नहीं काउंट होता। तो वो 7 कंडीशन कौन से हैं? देखिए, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी जिसमें आपको अपने जान जाने की आशंका हो, यानी आपको खतरा है, आपकी जान जाने का। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या रहा? ग्रीवियस हर्ट का, यानी आपको अपनी बॉडी के इंजर्ड होने का खतरा है। उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं? डेथ कॉज कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है उसे पढ़िए, यानी हमारा सब क्लोज सी क्या कह सकता है? एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बहुत ही हीनियस क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट, जिसके लिए ये सज़ा भी बहुत कम है। अगर आपको इंटेंशन हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आप पे रेप अटेम्प्ट करने वाला है, उस कंडीशन में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। ठीक है, यानी तीसरी कंडीशन क्या थी? इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, यानी अगर किसी भी महिला को, किसी फीमेल को ये दिखता है कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना, यानी उसकी बॉडी के अगेंस्ट कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिसमें उसके साथ रेप हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकती है? सामने वाले की जान ले सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है? यानी हमारा सब क्लोज डी क्या कहता है? एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाई ए न्यूट्रल लस्ट। अब इसमें क्या कहता है? ये प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। ये भी एक तरीके से रेप की कंडीशन में, यानी कोई व्यक्ति आपको अननेचुरल लस्ट के लिए आपके साथ कोई ऐसा अपराध करना चाहता है जो आपके लिए बहुत ही आपकी बॉडी और आपके दिमाग दोनों को ही डैमेज कर सकता है। आपको दिख रहा है कि इंटेंशन है उसकी कि वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले की जान ले सकते हैं। इसके लिए आपको अननेचुरल लस्ट, यानी आपको पास की पॉइंट रहेगा, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, इन पॉइंट को लिखते जाइए। इससे क्या होगा? आपको पूरा डायरेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने लिखे हुए नोट्स ही पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये सेक्शन आपसे क्या कहता है और 7 कंडीशन कौन सी है। फिफ्थ पे आ जाइए, ई में क्या कहता है? एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग।
अब इसमें कौन सी कंडीशन बताई इन्होंने, किडनैपिंग की और अबडक्टिंग की। अब ये किडनैपिंग और अबडक्टिंग सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं है, एक किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए। यानी अगर किसी को आशंका है कि कोई उसको किडनैप करके ले जाएगा या अबडक्ट करके ले जाएगा, अब इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत ही, क्योंकि देखिए दिखने में दोनों वर्ड सेम होते हैं पर दोनों वर्ड के मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो इसी पे लाएंगे जिसमें हम इन्हीं दोनों वर्ड को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यानी किन कंडीशन में अगर हम अभी करते हैं तो हमें समय ज़्यादा लग जाएगा और आज का हमारा प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए अब कितनी कंडीशन पढ़ ली हमने, 5। पहली, जब हमें जान से मरने का यानी हमें किसका मृत्यु का खतरा है, पहली कंडीशन। दूसरी, ग्रीवियस हर्ट। तीसरी, कमिटिंग रेप। चौथी, अननेचुरल लस्ट। पांचवी, किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग। ये 5 कंडीशन। 6 में क्या आ जाता है, 6 पढ़िए, यानी क्लोज एफ, सब क्लोज एफ क्या कहता है, अन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। इसका कीवर्ड हमारा क्या रहेगा, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टेंसेस which may reasonable cause him to apprehend that will be unable to have resource to the public authority। हमने सेक्शन 35 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 37 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है जब तक हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं। अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि जब तक हम अनेबल हैं, इसका देखिए ये छोटे वर्ड हैं पर छोटे वर्ड के मीनिंग बहुत बड़े हैं। अगर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग यानी अगर हमें डर है कि कोई हमें ऐसी जगह बंद कर देगा जहाँ पर हमारा बच के निकलना असंभव है, यानी वो हमें कैद करना चाहता है और हमारे पास इतना सफिशेंट टाइम भी नहीं है कि हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले की जान ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि या तो हमें अपनी जान देनी पड़ेगी और अगर हमें खुद को बचाना है उस क्रिमिनल से तो हमें क्या करना है, हम उसकी जान तक लेने का अधिकार रखते हैं। पर याद रखिएगा ये अधिकार आपको जब ही मिलता है जब आपको के पास सफिशेंट टाइम ही नहीं है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने का। अगर आपके पास राइट है, आपके पास टाइम है, आप पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेके खुद को बचा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी की, सामने वाले की जान नहीं ले सकते, सिर्फ उसको इंजर्ड कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंस है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब 7 कंडीशन हमारी क्या कहती है, यानी हमारा सब क्लोज जी हमें क्या कहता है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो एडमिनिस्ट्रेट एसिड। अब देखिए सबसे गंदा, जैसे हीनस क्राइम रेप है उससे उसी की कैटेगरी में आने वाला एसिड अटैक है। अगर आपको लग रहा है कि आप पे सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, एसिड अटैक कर रहा है, किस लिए, आपको क्या देना चाहता है, ग्रीवियस हर्ट, तो क्या आपके पास अधिकार है खुद की रक्षा करने का, तो आपके पास बिल्कुल अधिकार है। एसिड अटैक के खिलाफ आपको सामने वाले व्यक्ति की जान तक लेने का अधिकार है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपको ग्रीवियस हर्ट देना चाह रहा है। तो ये हमारी 7 कंडीशन थी जो हमें सेक्शन 38 बताता है कि किन 7 कंडीशन में आपको सामने वाले की जान तक लेने का अधिकार दिया हुआ है। इन्हें एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या है, पहली कंडीशन आपकी डेथ की है, यानी अगर सामने वाला व्यक्ति आपको मारना चाहता है तो आप किस चीज़ का अधिकार रखते हैं, आप अपनी प्रतिरक्षा में उसकी जान लेने का अधिकार रखते हैं, यानी आपको मृत्यु का भय। दूसरा, ग्रीवियस हर्ट, यानी आपको पता है कि अगर आपने उसको नहीं मारा तो आपकी बॉडी को ऐसी इंजरी दे सकता है जिससे आपकी बॉडी, आप जिंदा होते हुए भी नहीं लगते। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी डैमेज हो चुकी है, यानी वो आपका कोई अंग भंग कर दे, आपको कोई भी ऐसी हर्ट कर दे जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये आपकी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन अटेम्प्टिंग टू रेप थी। चौथी कंडीशन आपका अननेचुरल लस्ट था, यानी कोई आपकी बॉडी के साथ कोई गंदा काम करना चाह रहा है,
उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। पांचवी कंडीशन यानी आपकी फिफ्थ कंडीशन क्या बैठती है? फिफ्थ कंडीशन आपकी किडनैपिंग और अबडक्टिंग, यानी कोई आपका व्यपहरण या अपहरण करना चाहता है। उस कंडीशन में भी आप सामने वाले व्यक्ति की जान तक ले सकते हैं। अब जो छठी कंडीशन है उसके 2 पॉइंट हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने कहा आपको रोंगफुली कन्फाइन, यानी कोई आपको कैद करना चाहता है, आपको बंद करके रखना चाहता है और आपके पास सफिशेंट टाइम नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का वो बुला सकें और अपनी हेल्प करा सकें, यानी आप उनके द्वारा अपने आप को बचा सकें। अगर आपके पास सफिशेंट टाइम नहीं है तो आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हैं। बट अगर सेक्शन 37 आ जाता है कि आपके पास सफिशेंट टाइम था और आपने फिर भी उसको मार दिया, वहाँ आपको उसकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, आप सिर्फ उसे इंजर्ड कर सकते हैं। ये इसमें इसका एक्सेप्शन भी है जो मैंने आपको बता दिया, यानी आप कब रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में कब अपनी हेल्प कर सकते हैं, कब जान ले सकते हैं, अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी को बुलाने का प्रॉपर टाइम नहीं है। इसकी 7वीं कंडीशन यानी 7 कंडीशन क्या है? 7 कंडीशन है इसकी अटेम्प्टिंग एसिड अटैक, यानी अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आप पर एसिड अटैक करना चाहता है, आपको मारने की कोशिश करना चाहता है, आप को मतलब कि इस तरह से इंजर्ड करना चाहता है, क्योंकि देखिए एसिड अटैक जिन महिला के पर हुआ है, आप उनकी कंडीशन देख के देखिए, उनकी कंडीशन, वो जिंदा होते हुए भी उनका मन जो होता है वो शायद बहुत मुश्किल है उनका इस जीवन में एक नॉर्मल लाइफ को जीना। तो उस कंडीशन में भी क्या आपके पास राइट है? किस चीज़ का राइट है? सामने वाले की डेथ कॉज करने का। तो ये हमारी 7 कंडीशन थी जो हमें सेक्शन 38 बताता है कि किन कंडीशन में हमारे पास प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की डेथ कॉज करने का राइट है। अब देखिए सेक्शन 39 हमसे क्या कहता है। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि किन कंडीशन में हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब 39 क्या कहता है? 39 को पढ़ लीजिए। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म, हाईलाइट कीजिए, किस तरह? अदर दैन डेथ, यानी डेथ से अलग आप उसको सिर्फ हार्म कर सकते हैं। अभी तक हमने सेक्शन 38 में पढ़ा था कि आपके पास राइट है सामने वाले की जान लेने का, बट कुछ अब हमने क्या पढ़ना है कि आपके पास खुद को बचाने का तो राइट है, यानी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, बट आप क्या कर सकते हैं? उसको हार्म कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं, बट डेथ कॉज नहीं कर सकते। अब किन कंडीशन में? पढ़ लीजिए। इफ द ऑफेंस बी नॉट any of the description specified in section 38, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि यदि अपराध धारा 38 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं, यानी अगर कोई ऐसा अपराध है जो किस में नहीं आता, जो सेक्शन 38 के अंडर नहीं आता, यानी सेक्शन 38 में जो 7 कंडीशन दी हैं अगर उनके अंडर नहीं आता तो आपके पास सामने वाले की जान लेने का अधिकार नहीं है। समझ आ गई बात? यानी जो कंडीशन हमने अभी सेक्शन 38 में पढ़ी, जो 7 कंडीशन पढ़ी, अगर उनसे अलग कोई ऐसा अपराध हो रहा है जो इन कंडीशन में, इन 7 कंडीशन में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर सकते हैं बट उसकी जान नहीं ले सकते। The right of the private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death, यानी देखिए सीधी सीधी बात है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि आपके पास क्या है? उसकी डेथ कोज करने का राइट नहीं है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं। बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने का, यानी वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ असिस्टेंट ऑफ एनी हार्म। इम्पोर्टेंट इसका कीवर्ड क्या है? एनी हार्म देन डेथ। यानी देखिए हमने अभी 2 सेक्शन पढ़े, एक 37 क्या कहता है कि आप किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जाने रखते
प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं रखते। यानी सेक्शन 37 को छोड़कर और सेक्शन 38 को छोड़कर, यानी जो कंडीशन आपने सेक्शन 37 में पढ़ी है, अगर वो कंडीशन है या वो कंडीशन को छोड़कर जो सेक्शन 38 में पढ़ी, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आपको क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, बट किस चीज़ का अधिकार है, एनी हार्म का, जो डेथ ना हो। यानी आप किसी का सर फोड़ सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, खुद को छोड़। देखिए जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, एक लेडी है, वो मार्केट जा रही है, कोई पीछे से आके उसका पर्स छीनता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में वो लेडी उसकी जान ले ले? उसकी प्रॉपर्टी को तो नुकसान हो रहा है, पर ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा है जिससे वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। वो क्या कर सकते हैं अब उस कंडीशन में, उसकी जान तो नहीं ले सकती। वो पब्लिक सर्वेंट को बुला सकती है, जो इन्होंने कहा है कि देखिए आप सेक्शन 37 का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी आप पब्लिक सर्वेंट को बुलाइए, वहाँ जो अदर पर्सन है उनकी हेल्प लीजिए, कर सकते हैं ना। या आपको अगर ये भी नहीं करना तो आप उसे खुद पीट सकते हैं। आप उसे पीटने का अधिकार रखते हैं पर उसे मारने का अधिकार नहीं रखते। आई होप अब आपको सेक्शन 39 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी सेक्शन 39 कहता है कि अगर कंडीशन 38 की नहीं है तो आप किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते, बल्कि सेक्शन 37 के तरह अगर आप पब्लिक सर्वेंट को बुलाकर अपनी हेल्प कर सकते हैं, या आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप खुद उसे हार्म पहुंचा सकते हैं। कैसे कि आपने उसको पीट दिया, या किसी औरों से को बुलाकर कि वहाँ पब्लिक थी, पब्लिक के बीच में आपके साथ कोई अपराध हो, आपने पब्लिक के लोगों से मिलकर उसकी पिटाई करा दी। आप ये कर सकते हैं, उसे एनी हार्म दे सकते हैं, बस उसकी डेथ कोज नहीं कर सकते। ये हमें क्या बताता है, ये हमें सेक्शन 39 बताता है। अब आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 40। अब देखिए सेक्शन 40 क्या कहता है, कमिटमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। यानी कब तो हमारे, अब ये तो हमें पता लग गया कि हमारे पास हमारी बॉडी के लिए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अब हमें ये भी तो पता नहीं लगना चाहिए कि ये अधिकार कब तो स्टार्ट होता है और कब तक बना रहता है। ये स्टार्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कॉमन एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी। यानी कब से शुरू हो जाता है, जब हमें एहसास हो जाता है किस चीज़ का, कि हमारी बॉडी के खिलाफ क्या होने वाला है, कोई भी ऐसा अपराध होने वाला है जिससे हमें क्या हो सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं। अराइज फ्रॉम अटेम्प्ट टू थ्रीट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। यानी ये आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपसे सीधे सीधे कहना चाहता है, पहले आप कीवर्ड को इसका क्या कर लीजिए, इसके कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारा उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा होती है। इन्होंने इसमें दिया है थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। यानी क्या हो जाती है, हमें आशंका पैदा हो जाती है किस चीज़ की, कि हमें कोई धमकी देता है। अब आप सुनिए, एक व्यक्ति है, इससे अलग आप सुन लीजिए, जो हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं उससे हमें क्या होता है, उससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारा सेक्शन हमें क्या बताना चाहता है। सेक्शन 40 कहता है कि आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब से तो मिलता है और कब तक वो बना रहता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति, आप रोड पे जा रहे हैं, किसी भी वजह से कोई आपको सामने से मारने की धमकी देता है, यानी आपको क्या मिला, थ्रेट मिला। किस चीज़ का थ्रेट मिला, आपको मारने का, डेंजर का। यानी आपको क्या मिला, आपको वो आशंका हो गई कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी को इंजर्ड करना चाहता है। उस समय से क्या हुआ, आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो गया। और कब तक बना रहेगा, एप्रीहेंस ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी कंटिन्यू। यानी वो जब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट, शरीर पे, यानी हमें महसूस हो रहा है कि हमारे शरीर पे ये संकट आने वाला है। यानी जब तक आप खुद को सेफ करके वहाँ से निकल नहीं जाते। इस चीज़ को आप यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, देखिए पॉइंट में लिखेंगे तो आपको लर्न होना आसान हो जाता है।
उससे क्या होता है कि हमें पूरा बैरक नहीं पढ़ना पड़ता, हम अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं जिनमें हमें पता होता है कि हमें ये सेक्शन क्या बताता है। तो सेक्शन 40 हमसे कहता है कि जब आपको आशंका पैदा हुई, यानी आपको पता लगा कि आपके खिलाफ, आपकी बॉडी के खिलाफ कोई अपराध होने वाला है, आपको कोई धमकी मिली, और कब तक बना रहेगा, जब तक आपको आशंका है कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचने वाला है, यानी जब तक आप अपने आप को सेफ करके वहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक आपके पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहेगा। आई होप अब आपको सेक्शन 40 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तो शुरू होता है और कब तक बना रहता है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 41। अब सेक्शन 41 क्या कहता है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब ये जो दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है यहाँ पे, अभी तक तो हमने दोनों चीज़ पढ़ी थी। किसके लिए पढ़ी थी कि हमने प्रॉपर्टी के लिए भी पढ़ी थी और हमने बॉडी के लिए भी, पर जो हमारा सेक्शन 38 था वो किसके बारे में बात करता है, वो बॉडी के लिए बात करता है। यानी सेक्शन 38 हमें जो 7 खून माफ की कंडीशन देता है वो किसके खिलाफ देता है, वो बॉडी के। अब सेक्शन 41 हमें किस चीज़ का प्राइवेट डिफेंस में देता है, सेक्शन 41 हमें डिफेंस देता है किस चीज़ में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, रॉबरी, यानी रॉबरी होने वाली है, बी हाउस ब्रेकिंग, यानी कोई आपका घर तोड़ के किस में एंटर करने वाला है, कब, सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी जो रात का समय होता है, यानी शाम के समय से सुबह के समय से पहले। यानी एक मिनट देखिए, हाउस ब्रेकिंग कब, यानी कोई घर तोड़कर कोई दिन में तो आने वाला नहीं है, होता है दिन में भी होता है, बट कंडीशन ज़्यादा रात में ही मायने लगते हैं, यानी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइजिंग, जहाँ आपको सामने वाले की डेथ तक कॉज करने का अधिकार है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि दिन हो रहा था, दिन में चोरी हो रही थी और हमने उसे मार दिया। अगर कंडीशन कुछ ऐसी हैं जहाँ आपको बेनिफिट किसका मिल रहा है, अगर 38 का या कम मिल रहा है, वहाँ तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले की जान ले सकते हैं। बट इसमें कंडीशन जो प्रॉपर्टी के लिए दी गई है, कौन सी दी गई है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी या तो सनसेट के बाद या सनसेट के बाद या सनराइज से पहले पहले, उन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हाउस ब्रेकिंग के तौर पर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने। सेकंड हमने क्या पढ़ा, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। थर्ड पॉइंट यानी हमारा 41 का क्लॉज सी क्या कहता है, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कमिटेड ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है, विस्फोटक है, जिससे क्या हो सकता है, किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी की बिल्डिंग को जलाना चाहता है विस्फोटक पदार्थ के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। अब हमने जो पढ़ा, यानी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा क्या होता है, किसी बिल्डिंग को, अब वो बिल्डिंग क्या घर ही होगी, नहीं, इस बिल्डिंग में क्या क्या वर्ड आएंगे, टेंट आएगा, वेसल आएगा, यानी किस, और विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ए ह्यूमन ट्यूनिंग, यानी किसके लिए है, वो ह्यूमंस के लिए। क्या है, टेंट है, कोई जलियान है, तंबू है, या कोई भवन जो मानव आवास के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान में के रूप में प्रयोग की गई है। यानी किस चीज़ में यूज, यानी मानव की यूज़ करने वाले, यानी जो ह्यूमंस है उनकी यूज़ करने के लिए, वो उनके आवास के लिए वो चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो वेसल है, चाहे वो टेंट है, या कोई भी हाउस है। अगर उस पर कोई भी ऐसा विस्फोटक पदार्थ, फायर विस्फोटक पदार्थ, यानी कोई भी ऐसा अग्नि विस्फोटक पदार्थ यूज़ करके उसको डैमेज किया जा सकता है, तो उन कंडीशन में क्या है, उसके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है कि वह सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। 38 हमें बॉडी के अगेंस्ट बताता है कि कब हम बॉडी के अगेंस्ट होने वाले अपराधों में डेथ कॉज कर सकते हैं। 41 हमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बताता है कि किन कंडीशन में हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी डेथ कॉज करने का राइट रखते हैं। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन पढ़ लीजिए, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास
अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट will be consequence is such right of private defense is not exceed. अब फोर्थ कंडीशन यानी हमारा सबसेक्शन सब क्लोज डी हमसे क्या कहता है, सब क्लोज डी हमसे कहता है कि चोरी, रिश्ती, गृहत्याचार जो भी परिस्थितियों में, देखिए इन्होंने इसमें 4 चीज़ें बताई। क्या बताया आपको? चोरी, रिश्ती, हाउस ट्रेसपास और ऐसी परिस्थिति जिनमें क्या है, जिनमें हमें किस चीज़ की आशंका, डेथ और ग्रीवियस हर्ट की। यानी इस तरह से ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि इनसे क्या हो सकती है, या तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा या डेथ कोज की जा सकती है। तो उन कंडीशन में भी हमें क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सीड, यानी इन परिस्थितियों में भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। क्योंकि अगर हमने प्राइवेट डिफेंस नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा, या तो उसका परिणाम डेथ होगा या उसका परिणाम क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। नहीं समझ आई हम इसे दोबारा समझ लेते हैं। देखिए 3 कंडीशन हमारे पास, थेफ्ट है, मिसचीफ है और हाउस ट्रेसपास है। अगर ये कंडीशन आ रही है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, जिनका क्या होगा, जिनका जो अंत होता है, यानी जिनसे का परिणाम क्या होगा, या तो डेथ होगा या ग्रीवियस हर्ट। यानी कोई आपको आपके घर में थेफ्ट के लिए घुसा, मिसचीफ के लिए घुसा, हाउस ट्रेसपास यानी आपका घर तोड़ के घुसा, किस लिए घुसा, या तो वो आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना चाहता है या आपकी डेथ कॉज करना चाहता है। तो इस कंडीशन में भी आपके पास सामने वाले की जान तक लेने का अधिकार होता है, अगर कंडीशन ये तीनों बनती हैं, जिन कंडीशन में या तो डेथ का डर है या ग्रीवियस हर्ट का। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट है। किस चीज़ में, कि सामने वाले की आप डेथ कॉज तक कर सकते हैं। आई होप अब आपको सेक्शन 41 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 हमें क्या कहता है, when such right extend to causing any harm the other than death। यानी देखिए इसी तरह से अभी हमने सेक्शन अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हमारे पास किस चीज़ का अधिकार है, कि हमारे पास क्या है कि एनी हार्म, यानी जब हमने सेक्शन 39 पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें भी हमारे पास क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे की हार्म पहुंचा सकते हैं बट उसकी डेथ कोज नहीं कर सकते। वो किन कंडीशन में, जब हमारी बॉडी के अगेंस्ट अपराध हो रहे थे। अब ये एनी हार्म, हम हार्म पहुंचा सकते हैं बट डेथ कोज नहीं कर सकते। अब ये किसके अगेंस्ट अपराध हो रहे हैं, ये हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहे हैं। अब इसको पढ़ लीजिए, इसमें ये क्या है, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच or the attempting to commit which occasion to exercise to right private defense by theft, mischief और criminal trespass। यानी क्या क्या चीज़ें दी हैं इन्होंने आपको, by theft, mischief और criminal trespass। not any of the description specified in section 41। देखिए जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, यानी जो चीज़ें, जो कंडीशन हमें सेक्शन 41 में दी हैं, उसमें थेफ्ट था, मिसचीफ था, क्रिमिनल ट्रेसपास था। पर उसमें क्या कहा गया था 41 में, अगर उनसे आपको डेथ कोज होने के खतरा है या ग्रीवियस हर्ट का, आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सामने वाले की जान ले सकते हैं। बट अब इसमें क्या कहा है, दैट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंटरी कॉजिंग डेथ। अब क्या है, आपके पास राइट नहीं है, किस चीज़ का राइट नहीं है, वॉलेंटरी कॉजिंग डेथ, यानी आपके पास नहीं है। अगर 41 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपके पास सामने वाले की जान को लेने का अधिकार नहीं है। बट डज नॉट एक्सटेंड सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 to the voluntary causing of to the wrongdoer to any harm other than death। अब आप इसमें क्या कहता है, ये आपको कहता है कि उससे क्या है कि अगर आपके पास इन चीज़ों को छोड़कर, यानी सेक्शन 41 की कंडीशन को छोड़कर आपको अगर कोई ऐसे हर्ट हो रहा है, यानी आपके पास क्या है,
आपको देखिए इन्होंने सीधे सीधे आपको कहा है कि स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अब हमने जब सेक्शन 37 पढ़ा था तो उसमें क्या था कि हमारे पास अगर सफिशेंट टाइम है हम किसी पब्लिक ऑफिसर की हेल्प लेके अपने आप को बचा सकते हैं। सेक्शन 41 में क्या दिया है, हमें कंडीशन दी है। किस चीज़ की कंडीशन दी? थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की। अगर ऐसे इन तीनों कंडीशन को छोड़कर ना तो हमें ग्रीवियस हर्ट का डर है और ना ही डेथ का डर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमें सेक्शन 37 का सहारा लेना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा? कि हम अपनी हेल्प के लिए दूसरे को बुलाएं, पब्लिक ऑफिसर को, या हम क्या कर सकते हैं, या हम उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। बट कैसा? एनी हार्म, हम उसे हार्म तो दे सकते हैं, बस उसकी डेथ कोज नहीं कर सकते। देखिए अभी इसको आपको समझना शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहले हमने 41 में पढ़ा कि अगर हमारे साथ थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ है या क्रिमिनल ट्रेसपास है, यानी कोई चोरी करने के इरादे से या मिसचीफ के इरादे से या आपके घर को तोड़कर, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास वो आपके घर में गृह अत्याचार यानी आपके घर में घुस जाता है। घुसने के बाद वो आप पे हमला करता है। किस चीज़ का? आपको जान से मारने का या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का। तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी डेथ कर सकते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसा है चोरी के इरादे से, वो आप पे ना तो ऐसा कोई हमला करता है जिससे आप मर जाए, ना आपकी डेथ कोज करने का उसका कोई इंटेंशन है, तो आप क्या फिर भी उसकी जान ले लेंगे? यानी एक छोटा मोटा कोई चोर कोई छोटी मोटी चीज़ चुराने के लिए आपके घर में घुस गया, नहीं, आप उसको पकड़िए। आप उसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे और किसी पब्लिक ऑफिसर को सौंप देंगे, या आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में उसकी पिटाई कर देंगे, पर आप उसकी जान लेने का अधिकार नहीं रखते। ये आपको सेक्शन 42 बताता है। जैसे सेक्शन 39 बताता है कि अगर सेक्शन 38 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप सामने वाले व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। ऐसे ही बट वो कौन से कंडीशन में? वो अगेंस्ट बॉडी के। 42 क्या कहता है? ये किसके अगेंस्ट बताता है? ये प्रॉपर्टी के, कि अगर सेक्शन 41 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले को सिर्फ हार्म पहुंचा सकते हैं, उसकी डेथ कॉज करने का राइट नहीं रखते। किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के। तो ये आपका 38 था और 41 दोनों सेक्शन आई होप समझ आ गए होंगे। 41 किसके खिलाफ है? आपका 41 किसके लिए? 41 आपका प्रॉपर्टी के लिए, और सेक्शन 38 आपको किसके लिए दिया गया है? सेक्शन 38 आपको बॉडी के लिए दिया गया है। अब इनके एक्सेप्शन क्या है? इनके एक्सेप्शन 39 है जो किसके अगेंस्ट है? बॉडी के, और सेक्शन 41 है किसके अगेंस्ट? 42 है किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के। तो इन चारों सेक्शन को अगर आप मिलाकर भी पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ आपको डेथ कोज करने के राइट बॉडी के अगेंस्ट दिए गए हैं और कहाँ आपको डेथ कोज करने के राइट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए गए हैं। कहाँ आपको ये कहा गया है कि आप जान नहीं ले सकते, उसे हार्म पहुंचा सकते हैं बॉडी के अगेंस्ट, और कहाँ आपको बताया गया है कि आप उसे हार्म पहुंचा सकते हैं बट डेथ नहीं कोज कर सकते, किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के। आई होप अब आपको सेक्शन 42 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्शन आपको क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 43। अब 43 हमसे क्या कहता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। कमिटमेंट एंड कंटिन्यूइंग ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये हमसे क्या कहता है? 43 हमसे कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा था। सेक्शन हमारा कौन सा था? सेक्शन हमारा था 40, जिसमें हमने पढ़ा था कि कब तो शरीर की प्रतिरक्षा के। अभी तक हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी, 38 और 39, जिसमें एक में बॉडी के खिलाफ अपराध हो रहे हैं तो आप उनमें डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था 39 कि कब आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, क्या कर सकते हैं? सिर्फ सामने वाले को हार्म पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 40 क्या कहता था कि कब आपका अपनी बॉडी के खिलाफ होने वाले अधिकार, यानी जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी के खिलाफ कोई ऐसा अपराध होने वाला है जिसमें आपकी डेथ तक कॉज हो सकती है, तो कब तक आप कहाँ से वो अधिकार आपका शुरू होता है। ये किस में पढ़ा था?
ये हमने पढ़ा था सेक्शन 40 में। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है हमारा सेक्शन 43। अब ये क्या कहता है, ये आपको बताता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास कब से बनना शुरू हो जाए, यानी आपके पास आप कब से अपने संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। अब हम कंडीशन समझेंगे कि हमारे पास हमारा प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के खिलाफ हमारे पास कब से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्राइवेट डिफेंस। कंडीशन पढ़िए 43 का क्लॉज ए क्या कहता है, कमेंस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंस, यानी जब से हमें क्या महसूस होता है, जब से हमें महसूस होता है कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई खतरा पहुंचने वाला है, यानी हमें आशंका होती है, हम किसी को देख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सेकंड बी में हमें क्या दिया है, अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूइंग टिल द ऑफेंडर हैज effected this retreat with the property or either the assistance of the public authority is obtained of the property has been recovered। सेकंड पॉइंट हमसे कहता है चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाना अथवा यह लोक प्राधिकारी की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक संपत्ति बरामद हो जाना बना रहता है। यानी देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी चोरी हो गई है और चोरी हो गई है और वो अब क्या है आपकी पहुंच से बाहर है, उसके लिए क्या करते हैं, आप अपनी क्या लेते हैं, किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेते हैं। पर क्या पब्लिक अथॉरिटी को क्या वो चीज़ एकदम मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, वो उसे क्या करेगा, रिकवर करेगा। यानी जब तक वो उसको ढूंढता है, आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई और जब तक वो आपको नहीं मिलती, यानी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी आपको उसको ढूंढ कर नहीं बनती, तब तक आपके पास अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार बना रहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज ए लॉन्ग एज द ऑफेंडर cause to attempt to the cause of any person death or hurt। इस चीज़ को आप पढ़ें, याद रखिए, एनी पर्सन से आप इसे हाईलाइट कीजिए, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और एज लॉन्ग एज द फियर टू इंस्टेंट डेथ। किस चीज़ का फियर दे रहा है वो आपको, इंस्टेंट डेथ का। अब इंस्टेंट डेथ का फियर क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ऑफ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यू, इसके कीवर्ड हैं, इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप हाईलाइट कीजिए या अपने नोट्स में लिखिए। जब आप इन कीवर्ड से आप इसको पढ़ेंगे तो आपका पढ़ना इजी हो जाएगा। अब सी पॉइंट क्या कहता है, लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, लूट यानी रॉबरी कब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध, यानी सदोष अवरोध क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी किसी व्यक्ति को एक ही जगह पर बंद करके, यानी उसको ऐसी जगह बंद कर देना जहाँ से उसका निकल के भागना आसान ना हो, या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या उपहति का भय बना रहता है। यानी देखिए, अगर एक व्यक्ति आपको इस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहता है कि वो आपकी डेथ कर दे, ग्रीवियस हर्ट कर दे, या रॉन्गफुल आपको रिस्ट्रेन करके रखता है, आपको या आपकी प्रॉपर्टी को, तो क्या है, जब तक आप पे ये खतरा बना रहता है और जब आप इस खतरे को महसूस करते हैं तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। आई होप आपको क्लॉज सी अच्छे से समझ आ गया। यानी जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए ये लगता है कि वो या तो आपकी डेथ कोज कर देगा या आपको रिस्ट्रेन कर देगा, यानी रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देगा, और आपके पास फियर बना हुआ है किस चीज़ का, डेथ का और इंस्टेंट हर्ट का, तो आपके पास क्या है, अपने लिए प्रॉपर्टी, अपने लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए क्या बना हुआ है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना हुआ है। यानी वहाँ से आपका अधिकार शुरू होता है, और जब तक आप अपने आप को महसूस नहीं करते कि अब आप इस खतरे से बाहर हैं, तब तक आपके लिए क्या है, वो अधिकार बना रहता है। अब इसका डी पॉइंट क्या कहता है,
अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मिसचीफ कंटिन्यूइंग, 2 वर्ड, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। अब इसमें आपको देखिए क्या बताता है ये, इसको आप पढ़िए। इसमें ये कहता है आपराधिक अत्याचार दृष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता है। यानी जब ये आपको लग रहा है कि क्या तो क्रिमिनल ट्रेसपास होने वाला है, मिसचीफ, तो ये अधिकार जिस टाइम आपको महसूस हुआ तब से बना रहता है और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकल जाते, नहीं जब तक आपको नहीं लगता है कि अब हम सेफ हैं, तब तक ये आपका अधिकार बना रहता है। 5वीं कंडीशन क्या है, अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये चीज़ अभी हम पढ़ के भी आए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या, कंटिन्यूइंग एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास which has been begun by the such house breaking continuing। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गृह भेदन यानी घर को तोड़कर अंदर आना के विरुद्ध तब तक बना रहता है। यानी देखिए अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रॉपर्टी के लिए कब से बनता है, 41 में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था कि बिफोर सनसेट, नहीं सॉरी, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो यानी जब से ये अधिकार हमारा शुरू हो जाता है जब हम इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। और कब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता है। यानी वही चीज़ है कि ये वो कंडीशंस हैं कि जिनमें जब हम खतरे को भांप लेते हैं, यानी हमें लगता है कि ये अपराध हमारे खिलाफ होने वाला है, तब से हमारा अधिकार शुरू होता है। और जब तक हम अपने आप को रिलैक्स नहीं महसूस करते, यानी कि अब हम इस चीज़ से दूर हैं, तब तक हमारा अधिकार बना रहता है। ये हमें क्या कहता है, ये हमें सेक्शन 43 बताता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कब से अधिकार शुरू होता है खुद को बचाने का और कब तक बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जो आज का लास्ट सेक्शन है, यानी हमारा 44 जो हमारा प्राइवेट टू डिफेंस और चैप्टर 3 का हमारा लास्ट सेक्शन है। आज यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम अपना चैप्टर 4 यानी चैप्टर 4 किस चीज़ के बारे में, अबेटमेंट के बारे में है। कल से हम अपना अबेटमेंट का चैप्टर 4 यानी सेक्शन 45 स्टार्ट करेंगे। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 को हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 44 हमसे क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली assault when there is risk of harm to innocent person। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। यानी अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताया इन्होंने, देख ले, डेडली असोल्ट वेयर देयर इज रिस्क ऑफ हार्म इनोसेंट पर्सन। यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को जब किसी घातक हमले का क्या होता है कि हमें उसके ऊपर कोई घातक हमला होने वाला है, ऐसी कंडीशन में भी क्या है, उसके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, अब इसको हम इससे को बहुत आसानी से समझना। देखिए, इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कीजिए। The defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm as innocent person has right to private defense extend to running of the risk। किसके बारे में बात करता है, ये इनोसेंट पर्सन के बारे में बात करता है जिस हमले से मृत्यु की आशंका कारित होती है। यानी जिस हमले से क्या होता है कि हमें आशंका हो गई कि किस चीज़ की, कि हमारी तो डेथ का हो जाएगी, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि का जोखिम बना है,
वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता, तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार का जोखिम उठाने तक का है। अब ये आपको क्या कहना चाहता है? बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमने पढ़ ली और ये चीज़ हमें समझ ही नहीं है। अब हम इसे इजी लैंग्वेज में डील कर लेते हैं। सेक्शन 44 हमसे कहता है कि देखिए, अगर आप ऐसी ही स्थिति में कि जहाँ क्या होता है, आप पे कोई हमला किया जाता है और हमला किया जाता है, अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हैं तो उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति की क्या हो सकती है? जान जा सकती है। तो अगर गलती से आपसे ऐसा हो जाता है तो क्या आप किसी अपराध के दोषी होंगे? तो आप किसी भी अपराध के दोषी नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो जो अधिकार यूज़ किया है उसमें जो उस निर्दोष व्यक्ति की जान गए, आपका इरादा नहीं था उसे मारने का। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन से आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए इज़ अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, यानी ए के ऊपर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भीड़ के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसको मारने के लिए। He cannot effectively exercise his right to private defense without firing on the mob। वह क्या करना चाहता है? अब वह उस भीड़ पर बिना गोली चलाए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता। वह क्या नहीं कर सकता? अब उस भीड़ पर गोली नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन who are mingled with the mob or commit no offense। अब उसने क्या किया है कि उसने वो गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बच्चों में से अगर किसी बच्चे की अपहानि हो जाती है। देखिए, इन्होंने इसमें सीधे सीधे आपसे क्या कहा है? इन्होंने आपसे कहा है कि ए पर कोई भीड़ अटैक करती है। किस लिए अटैक करती है? वो उसको जान से मारना चाहते हैं, बट वो क्या नहीं कर सकता? ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग मॉब, यानी वो क्या नहीं कर सकता? वो उन पर बिना गोली चलाए अपनी जान को सुरक्षित नहीं कर सकता। तो अगर वह ऐसा करता है, देखिए, ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चाइल्ड, यानी उसे क्या है? उसके पास अब रिस्क उठाने, उसे क्या उठाना पड़ेगा? रिस्क तो उठाना पड़ेगा। किस चीज़ का? क्योंकि उसे पता है कि उस भीड़ में क्या है? छोटे बच्चे भी हैं। अब उसे ये रिस्क उठाना पड़ेगा कि अगर गलती से उसके द्वारा चलाई गई गोली किसी बच्चे को लग जाती है, जो क्या है? इनोसेंट है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, बट अगर उसके द्वारा वो चलाई हुई गोली किसी बच्चे को लग जाती है तो क्या उसने कोई अपराध किया है? तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसने किसी बच्चे को मारना नहीं चाहा था। उसने क्या किया है? उसने अपने आप को सेफ करने के लिए वो गोली चलाई है भीड़ पर गलती से अगर किसी इनोसेंट पर्सन को लग गई, किसी बच्चे को लग गई, तो क्या वो व्यक्ति ए उसके उन बच्चों की। आज हमने अपने सेक्शन 34 से सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर लिए, जो हमारे अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस के थे। किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी या बॉडी। आज हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। कल से हम अपना चैप्टर 4 एंड अबेटमेंट का स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको सेक्शन 44 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी क्लास में आइए, बने रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।